वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। कैसे हो बच्चों आप? आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी रोजगार के संतुलन कहाँ पर स्थापित होता है, किस तरह होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसके बारे में कहा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी राष्ट्रीय आय के संतुलन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वो स्टूडेंट जो मेरी सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए कि वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है उसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। क्योंकि अगर आपने इन वीडियोस को नहीं अभी तक देखा है, आपने इन कॉन्सेप्ट को एग्रीगेट डिमांड के और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को अगर आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो मे बी पॉसिबल कि आपको इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर आ सकती है। तो उन कठिनाइयों से बचने के लिए पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया है प्रोफेसर केन्स ने, और प्रोफेसर केन्स ने इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दो अप्रोचेस की सहायता ली है। पहली अप्रोच है इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। और दोनों ही अप्रोचेस आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाली अप्रोच जो है वो आपकी कम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, और इस थ्योरी को समझने के बाद ही आप एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल हैं वो तभी क्लियर कर पाओगे। तो इसीलिए थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लें। आइए बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। जब हम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो क्या क्या होता है। देखो, प्रोफेसर केन्स कहते हैं, मैं यहां पर लिख दूं, ये या है केन्स ने, इसलिए इसको कीनीजियम थ्योरी भी कहा जाता है। तो प्रोफेसर केन्स ने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो इस सिचुएशन को एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। विवाद तो तब उत्पन्न होता है जब यह कहा जाता है कि एवरी इकोनॉमी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, कि सभी तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो संतुलन की स्थिति में रहती हैं। यानी यहां पर यह विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्या कभी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा नहीं हो सकता? क्या कभी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम नहीं हो सकता? तो इसका जवाब दिया जाता है कि हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड में बी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन यहां पर आपकी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। किस तरह के परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन, वो चेंजेस कब तक आते हैं? ये चेंजेस, ये परिवर्तन तब तक आते हैं, जब तक आते हैं जब तक ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। पता ये लगा कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, और जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है, इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई। मैं इसका हिंदी अनुवाद भी बता दूं, एक्सेस डिमांड को कहा जाता है मांग अधिक्य, और एक्सेस सप्लाई को कहा जाता है पूर्ति अधिक्य। यस, तो आप ये भी कह सकते हो कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो आप ये भी कह सकते हो कि जब एक्सेस डिमांड की स्थिति होती है तो अर्थव्यवस्था में चेंजेस आते हैं। सिमिलरली जब एक्सेस सप्लाई की स्थिति होगी तो भी अर्थव्यवस्था में चेंजेस आएंगे। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी अर्थव्यवस्था में
स्थायीपन आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इन बातों को ज़रा ध्यान रखें। तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में किस तरह के चेंजेस, किस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं हमारी इकोनॉमी में। प्यारे बच्चों, जब एक्सेस डिमांड होता है, आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर ऑल ओवर डिमांड जो है वो 100 यूनिट की है। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल कि ऑल ओवर डिमांड जो है वो 100 यूनिट की है और एग्रीगेट सप्लाई जो वो 80 यूनिट है, 80 यूनिट्स है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करा जाएगा? मान लीजिए आप सब प्रोड्यूसर हो, अब जिन वस्तुओं को बाजार में बेच रहे हो, 80 यूनिट्स आप बाजार में बेच रहे हो, लेकिन उनके जो खरीदार हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो बायर हैं, वो 100 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। तो इन परिस्थिति में आप क्या करोगे? आप कंज्यूमर से ये कहेंगे कि आप 80 इकाइयां ही खरीद लीजिए, या आप ज्यादा प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे? जाहिर सी बात है, सभी का एक ही जवाब होगा कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें यह बात बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि करंट ईयर में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, चालू वर्ष में आपकी डिमांड 2013 में एक्सेस डिमांड की परिस्थिति है, सप्लाई कम करी है आपने, डिमांड ज्यादा हो रही है बाजार में, तो 2013 में ये स्थिति आपके सामने आती है। तो 2013 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप प्लान करोगे, यस, आप ज्यादा उत्पादन का नियोजन बनाओगे, अब ज्यादा प्लानिंग की आप ज्यादा प्रोडक्शन की प्लानिंग करोगे। तो आने वाले साल में, कमिंग ईयर में, याद रहे कमिंग ईयर में एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड की बात होगी, यानी आने वाले साल में प्रोडक्शन बढ़ेगा। आने वाले साल में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ने लगेगी। कहां तक प्रोडक्शन बढ़ाओगे आप? तो आप जानते हो कि सर, हम प्रोडक्शन वहां तक बढ़ाएंगे जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं हो जाती। तो आप आने वाले साल में, यानी सभी प्रोड्यूसर्स आने वाले साल में ज्यादा प्रोडक्शन का नियोजन करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई बढ़कर बराबर हो जाती है एग्रीगेट डिमांड के, और आपकी अर्थव्यवस्था में दोबारा से एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है और यहां पर आकर अर्थव्यवस्था में स्थायीपन आ जाता है, स्टैबिलिटी आ जाती है। तो चेंजेस यहां आते हैं, और कब तक आते हैं? जब तक कि ये वाली परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती। और बिल्कुल ऐसा ही कि जब आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस सप्लाई हो, डेफिसिट डिमांड भी तो कह सकते हैं भाई। सप्लाई का अधिक होना डिमांड की कमी को भी तो दर्शाता है, तो एक्सेस सप्लाई को डेफिसिट डिमांड भी कहा जा सकता है। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर डेफिसिट डिमांड है, अगर एक्सेस सप्लाई है, इसको बिल्कुल इस तरह समझ लिया जाए कि 80 यूनिट की डिमांड है और 100 यूनिट्स आपने सप्लाई किया है। तो इन दैट केस क्या होगा कि आपके पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, बिना बिका हुआ माल। तो अब आप क्या करेंगे? अब आने वाले साल में ऑब्वियसली आप कम प्रोडक्शन का नियोजन करोगे। आपका प्रोडक्शन जब कम होगा तो इकोनॉमी की जो सप्लाई है वो घटने लगेगी। और कब तक घटेगी? जब तक ये डिमांड के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के परस्पर समान हो जाती हैं तो ये परिस्थिति रोजगार का संतुलन कहलाती है और यहां पर आपकी अर्थव्यवस्था में स्थायीपन आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी घटना को हम एक टेबल से और एक डायग्राम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। बच्चों, हम टेबल आपके सामने बना रहे हैं। तो टेबल के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे नेशनल इनकम की टेबल, वो ही जो हमने अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं, उसी टेबल को यहां दोबारा बना देंगे हम। कंजम्पशन की इस टेबल को हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप प्लीज, जो बच्चे अभी भी जिन बच्चों ने अभी भी हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो जरूर देखें। ये चीज उन्हें समझ आ जाएगी है किस तरह एज्यूम किए गए हैं। उसके बाद हमने लिया इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, ये भी हम अच्छे से बता चुके हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सेविंग, और सेविंग की जो टेबल है, जो स्केड्यूल है, कैसे बन गई, इसके बारे में भी पूरी वीडियो बना चुके हैं। पर हम यहां पर बात कर रहे हैं, यार कंजम्पशन आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, सेविंग आ गया, लेकिन सर बात चल रही थी एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की। तो क्यों नाराज हो बच्चों? सामने देखो, अब नंबर है एग्रीगेट डिमांड का। ये क्यों बनाई गई है टेबल? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड होती है
प्लस आई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो सम होता है, जो एडिशन होता है, वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है इन टू सेक्टर इकोनॉमी में। दूसरा आ गया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। आओ बच्चों इसको बनाते हैं अब हम। या आप देख सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो स्केड्यूल है वो इस तरह आपके सामने आ गई है। और अब हम यहां पर एक छोटा सा कॉलम और बनाते हैं, रिमार्क। ये रिमार्क क्यों बनाया गया है? अभी जो थ्योरी में मैंने आपको तीन चीजें बताई, एक्सेस डिमांड बताया, एक्सेस सप्लाई बताई और इक्विलिब्रियम। इन तीनों चीजों को हमें यहां टेबल में भी दिखाना है। आप देखिए ये तीन पोर्शन में हमारी टेबल डिवाइड हो गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले जो स्लॉट में हम देख सकते हैं, अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं तो फर्स्ट वाले स्लॉट में आप देख सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है और इसको कहते हैं हम एक्सेस डिमांड। और जो बीच वाला स्लॉट है, यहां पर अगर मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं तो यहां पर दोनों एक दूसरे के परस्पर समान हैं, एक दूसरे के इक्वल है। और जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और लास्ट जो स्लॉट है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर के दोनों स्लॉट के अगर पैटर्न को ड्रॉ करते हो तो थर्ड स्लॉट में यही बताएंगे हम कि एग्रीगेट डिमांड इज लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई और इसको कहा जाता है एक्सेस डी सप्लाई। अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो तीनों चीजें हमने टेबल में भी दिखा दी। बच्चों अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच से, इससे बेस्ट टेबल हो ही नहीं सकती। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो में देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से समझ लेना। मैं भी साइड हो जाता हूं। तो अब मैं इसका डायग्राम तुम्हारे समक्ष बनाकर दिखाता हूं। मुझे ये रब करनी होगी क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड है थोड़ा छोटा रह जाता है और टॉपिक बहुत सारा हो जाता है, तो ध्यान से ये देखिए डायग्राम। डायग्राम के लिए हमें सबसे पहले ओ वाई एक्सिस चाहिए, उसके बाद ओ एक्स एक्सिस चाहिए। मैं डायग्राम का थोड़ा सा रूल बता दूं, फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। ओ एक्स एक्सिस जो होनी चाहिए वो ओ वाई एक्सिस से 1.5 गुना बड़ी होनी चाहिए। खैर ये आपका ओ वाई एक्सिस है, इसको लिखना ना भूलें। अगर आप इसे लिखना भूल जाते हो तो मात्र 2 नंबर कट जाएंगे आपके। डायग्राम की जरूरत है ये सब चीजें बताना, डायग्राम की एसेसरीज हैं ये। और यहां पर दिखाएंगे हम नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। प्यारे बच्चों एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा बनता है आपको पता है, ऐसा बनता है। और ये किस किस का जोड़ है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का सम है ये। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व ओरिजिन पॉइंट से 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है। यहां 45 डिग्री लिख दीजिएगा जरूर। एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन जाती है और ये होता है C+S। अब आपको वो तीनों ही चीजें जो आपने थ्योरी में पढ़ी, जो आपने टेबल में दिखाई, वो तीनों ही चीजें आपको डायग्राम में भी मेंशन करनी होगी और बड़ा आसान है। आप देख सकते हैं यहां से इस पॉइंट को हमने मान लिया ई पॉइंट, बिफोर ई पॉइंट एंड बियॉन्ड ई पॉइंट और ये ई पॉइंट, ये 3 पोर्शन हमारे सामने आ गए। एक ये वाला पोर्शन आ गया, एक ये वाला पोर्शन आ गया और एक पॉइंट है हमारा ये जो बिफोर ई पॉइंट है। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो कर्व है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है और ये जो 45 डिग्री है ये एग्रीगेट सप्लाई है। ऊपर जो कर्व है वो कौन सा है, ऊपर एग्रीगेट डिमांड है और नीचे जो कर्व है वो कौन सा है, वो एग्रीगेट सप्लाई है। और जाहिर सी बात है जो कर्व ऊपर होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और जो कर्व नीचे होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस वाले पोर्शन पर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है और इसको कहा जाएगा एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड सॉरी।
और ये जो ई पॉइंट है इस पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, व्हेनेवर टू कर्व्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर और टच ईच अदर, जब एक दूसरे को टच करते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो टचिंग पॉइंट और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वहां पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो यहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई एट दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मस्ट बी आर इक्वल टू ईच अदर। और जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो इसको कहा जाएगा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बच्चों यहां मैंने एब्रीविएशन यूज कर दिया है, लेकिन आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करना, आपने पूरा ही लिखना है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और जब हम चलते हैं बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, बियॉन्ड ये पॉइंट जब हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर है। और जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व से ऊपर होगा तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली यहां पर इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सेस सप्लाई। ये रहा एक्सेस सप्लाई। और जहां एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां से अगर हम नीचे आते हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट हमने OX एक्सिस पर दिखाया है तो इस पॉइंट से जो कोरस्पॉन्डिंगली ई पॉइंट का लेवल यहां पर आएगा उससे यह साबित हो जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, जिसको हमने OY मान लिया। और प्यारे बच्चों ये कर्व बन गया पूरा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। लेकिन जब कभी ये कर्व बन जाता है तो यहां पर कर्व का एक्सप्लेनेशन, कर्व का स्पष्टीकरण देना निहायत ही जरूरी हो जाता है। देखिए मैं आपके समक्ष इसको किस तरह एक्सप्लेन करता हूं। आप बोलोगे एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इन फिगर, एम्प्लॉयमेंट हैज बीन शोन ऑन OX एक्सिस while aggregate demand and aggregate supply on OY axis. In figure, AD is aggregate demand curve and AS is aggregate supply curve which are intersect at point E. This is employment equilibrium point because at this point aggregate demand and aggregate supply are equal to each other. और यहां पर employment का level OY है। तो ये आपका छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पूरा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच से क्लियर हो गया है। इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बच्चों लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का फायदा आपके जितने भी नियरेस्ट और डियर हैं, जितने भी आपके करीबी हैं और जितने भी आपके प्रिय हैं, सभी दोस्तों को जरूर सेंड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।